ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं सभी की आवाज़, गरीबों की, मजलूमों की। वॉइस ऑफ मानवता का मतलब है कि इंसानों की आवाज़, पूरे वर्ल्ड के लोगों की आवाज़, एक केवल भारत के या एक सूबे की आवाज़ नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लोगों की आवाज़ उठाते हैं। वॉइस ऑफ मानवता का मतलब होता है आपकी खुद की आवाज़। तो आज हम बात कर रहे हैं कि भारत जो बंद हुआ है, भारत बंद जो हुआ, इसमें काफ़ी इसमें सफलता मिली है। तो इसमें किसानों को हम खास करके किसानों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इसमें बंद करके प्रयास किया, इसको भारत को बंद किया। लेकिन जो चीज़ सामने आ रही है कि भारत का, अगर उसमें कहते हैं कि गुरु नानक साहब कहते हैं, इसमें वाणी के अंदर लिखी हुई चीज़ है कि नानक आखे सच की वाणी, सच सुनाए से सच की बेला। अगर सच जिस वक्त का सच है, अगर उस वक्त सच सुना दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है। अगर सच का टाइम निकलने के बाद में सुनाया जाए तो बहुत खतरनाक होता है। सच वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो बात कर रहे हैं कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो बिल, जो शैतानों द्वारा बिल पास किए गए हैं या पास जो बता रहे हैं कि बिल लागू किए जाएंगे, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अगर ये बिल खत्म हो जाते हैं तो भारत से मनुवाद समाप्त होगा। अगर ये बिल ना खत्म हो पाए तो भारत ये फिर से गुलाम बन जाएगा। तो इसमें जो है एक महावीर प्रसाद जी हैं, जो पहला IT सेल में काम करते थे, उन्होंने एक बहुत अहम जानकारी दी है हमें। इसमें जानकारी मैं आपके साथ में साझा करूंगा। उन्होंने बताया है कि जो इसमें के जो षड्यंत्र क्या चल रहा है, इसके पीछे जो बिल है ये इतने आसानी से जो फेल होने वाला नहीं है, ना ही इतनी आसानी से ये मानने वाले हैं, क्योंकि ये मनुवाद के उसके चाणक्य के पुत्र हैं। ये साम दाम दंड भेद की नीति से ये करते हैं, उसको चलते हैं। लेकिन उस पर साम जो है का मतलब है कि साम दाम दंड भेद, ये चार इनके पैदरे होते हैं और चार में से कई सारे पैदरे निकालते हैं ये। तो इनकी जो है ना षड्यंत्र चल रहा है इनका, जो किसानों को बिल के जो पीछे क्या षड्यंत्र चल रहा है। एक महावीर प्रसाद ने एक आर्टिकल पाया था, उसमें काफ़ी हो सकता है शायद जानकारी अच्छी उसमें उन्होंने जो लिखा है वो शायद हो सकता है 100% सही हो। तो इन्होंने क्या दिया था, टाइटल दिया था इसका, जो आर्टिकल है उसका उनका लिखा हुआ, अब या तो भारत हजारों वर्षों की गुलामी झेलेगा या मात्र दो आदमी से भोगेगा या आत्महत्या कर मरेंगे। मतलब दो आदमी कौन कौन से हैं जो चालाकी कर रहे हैं, पीछे बैठे हुए हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, ये अडानी ने नौथिया गांव, देखो ये जानकारी जो हमारे पास जानकारी नहीं थी, तो हम स्पेशल इनका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इसमें आर्टिकल लिखा है। इसमें मैं आर्टिकल पढ़ देता हूँ उमाशंकर जी, उसके बाद लेता हूँ आपको। तो इसमें क्या है, अडानी ने नौलथा, ये गांव है कोई पानीपत के आसपास में होगा कोई। पानीपत में 100 एकड़ यानी 800 बीघा जमीन में वेयर हाउस की प्लानिंग 2 साल पहले कर ली थी। यानी कि ये जो चीज जो है पहले हो चुकी है, 2 साल पहले कर ली थी। ये आर्टिकल महावीर प्रसाद जी का लिखा हुआ। मैं जो इसमें जो पानीपत के लोग हैं उनको शायद इसके बारे में जानकारी होगी, और ये ऐसा हुआ है वहां पर। तो उसमें क्या लिखते हैं आगे, कर ली थी जैसे देश भर में 1280 वेयर हाउस लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके फसलों के स्टोर जो है स्टॉक के लिए कर दिया है, और मोदी जी को हजारों करोड़ रुपए का कमीशन भी सरकार ही लोन कर्ज देकर दे दिया है। यानी कि इनको भी हजारों करोड़ रुपए का जो है जो रैली वगैरह करते हैं, सारा कुछ पैसे कहाँ से आ रहे हैं इनके पास में, इनके बाप का कमाया पैसा तो है नहीं, वो लोगों का लूट कर खा रखा है। जो ये जो बैठे हैं अडानी पटानी, ये जो है ये सब पूंजीपति जो बैठे हैं ये कर रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं, अगर ये अडानी द्वारा खरीदे हुए तीनों कृषि कानून वापस हो गए, यानी कि ये अडानी द्वारा खरीदे गए, मतलब ये क्या ये पूरा बता रहे हैं कि ये अगर ये अडानी द्वारा खरीदे हुए ये तीनों
यानी कि खरीद लिए यह पहले से, मतलब जमीनें जो है ये पहले से ही सेटिंग है ना कि नहीं, अंदर खाते जो चल रहा है ये पहले से सेटिंग हुई इनके लोगों की। क्या लिखते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस हो गए तो खास करके गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी दोनों को 100%, मतलब ये इतनी गारंटी दे रहे हैं इनको, मतलब जानकारी काफी है इसमें, तो उनके 100%। दिलीप सिंह जी क्या लिखते हैं, हम आपको बहुत सुनते हैं, लगे रहो। दिलीप सिंह जी धन्यवाद आपका, आप इतना मान दे रहे हैं। तो ये हम जो है वक्त के हिसाब से सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं भाईजान। भाई साहब अगर आप भी वॉइस ऑफ मानवता जुड़ना चाहते हैं तो जुड़े हैं, आपका अपना टीवी चैनल है, ये हमारा अकेले का नहीं है, ये सभी का है। तो अगर आप अपनी आवाज उठाना चाहते हैं तो बताएं, इसमें जुड़े साथ में। तो क्या कहते हैं आगे इसमें कि नरेंद्र मोदी दोनों को तो 100% आत्महत्या करनी पड़ेगी या विजय माल्या की तरह भारत छोड़कर फरार होना पड़ेगा। यानी कि इनके अंदर खाते जो चल रहा है सारा कुछ सिस्टम है, ये आप देखें कि इन्होंने पहले से इनकी प्लानिंग है। ये आगे क्या लिखते हैं, सांप और सांप की माँ दोनों को एक साथ में वो भी लाठी तोड़े बिना ही मारने का, इससे सुनहरा अवसर भविष्य में कभी नहीं आएगा। यानी कि जो आंदोलन चल रहा है ये आंदोलन जो है मतलब सारा सिस्टम ही खत्म हो सकता है। मनुवाद का हजारों साल जो अभी 100 साल का 100 इन्होंने खड़ा किया है ये भी खत्म हो जाएगा मनुवाद का सिस्टम। और जो हजारों सालों से गुलामी का मतलब जो ब्राह्मण यहाँ पर राज कर रहे हैं ये भी खत्म हो सकता है। आगे क्या लिखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी से आज़ादी के बाद ये भारत की दूसरी आज़ादी, अडानी ग्रुप से भारत की आज़ादी समर है। यानी कि फिर क्या लिखता है कि अगर बिल वापस नहीं होंगे तो संपूर्ण भारत 100% हजारों वर्षों के लिए गुलामी में चला जाएगा। और अगर किसानों की एकता के चलते अडानी बिल वापस चला गया तो मात्र 2 ही आदमी आत्महत्या करेंगे या झोले में खाकी निकर लेकर भारत से फरार हो जाएंगे। यानी कि खाकी नेकर इनके नीचे है। तो ये जो लिखा है इसमें महावीर प्रसाद खिलेरी लिखते हैं इसमें, आप एक्स RSS मेंबर, देखो इसमें आईडी भी दे रखी है ना, ये RSS के मेंबर रह चुके हैं, एक्स RSS मेंबर एंड एक्स BJP IT सेल मेंबर। व्हाट्सएप नंबर भी है इनका, इन्होंने दिया है इसमें, जो नंबर नहीं बताएंगे आपके पास होगा नंबर इसका। इसमें फिर आगे नीचे अपील भी करते हैं कि इस मैसेज को दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन से जुड़े हुए हर क्रांतिकारी वीरों को फॉरवर्ड करें, साथ ही 10 ग्रुप में अभी तक शेयर करें। तो महावीर जी हमने आपका ये आर्टिकल पढ़ दिया है, तो मैं इसमें जोड़ देता हूँ कुछ में कि अगर इसमें भारत में जो है किसान आंदोलन चल रहा है फिलहाल, ये किसान आंदोलन एक कितना बेहतरीन आंदोलन चल रहा है। अगर किसान आंदोलन ये हार जाते हैं तो ये हजारों सालों तक की गुलामी में चले जाएगा भारत। अगर ये किसान आंदोलन जीत गए तो ये कहते हैं सिर्फ मात्र 2 लोगों को आत्महत्या करनी पड़ेगी। लेकिन आत्महत्या के जो है 2 लोगों को आत्महत्या करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन क्या होगा, हत्या तो करेंगे लेकिन मनुवाद के चुंगल से भारत वाले बच जाएंगे, इतने हम गारंटी के साथ में कह सकते हैं। उमाशंकर जुड़े हमारे साथ में। उमाशंकर जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय मूल्यवासी, सत श्री अकाल, जी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान क्या कहना चाहते हैं आप? इसमें जो आर्टिकल लिखा है महावीर खिलाड़ी है प्रसाद जी ने, इसमें एक अहम जानकारी दी उसने कि जो ये चल रहा है सारा सिस्टम इन्होंने पहले से ही प्लान किया है और जमीन खरीद ली है इन्होंने यहाँ पर इसमें पानीपत के आसपास में। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? सर इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस बीजेपी का ये संयुक्त प्लानिंग है, ये कोई बीजेपी का प्लानिंग नहीं है, RSS प्लानिंग करता है। उसके बाद कांग्रेस उसको सॉफ्ट तरीके से प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करता है, बीजेपी हार्ड तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है। आपका किसानों नेटवर्क स्लो है जी, आपका, आवाज नहीं मिल रही सर, आवाज बहुत कम आ रही, बोलिए आप बोलिए जी। हाँ, भारतीय इतिहास का अभी मेरी उम्र करीब 44 साल हो चुकी है।
44 साल की उम्र में भारतीय इतिहास का मैंने सबसे पहला आंदोलन ये संगठित रूप से और पूरे भारत के हर जिले, हर तहसील और यहाँ तक ब्लॉक तक का संगठित आंदोलन मूल निवासी किसानों, बहुजनों, मजदूरों, जो भी मूल निवासी तबका 85% है, उसका ये इंडिपेंडेंट और सफल आंदोलन और अपनी ताकत पर, अपने विचार पर, अपने मुद्दों पर भारतीय इतिहास का पहला संगठित आंदोलन है जी, जिसमें जिसमें बड़ी तादाद में उन्होंने जो स्थिति को पहचाना है। जो आप ये बात कह रहे थे कि वो 2 साल से ऐसा बना रहे हैं, मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये 2 साल का कार्यक्रम नहीं है, ये कांग्रेस ने धीरे धीरे शुरू किया था, ये 60 के दशक से शुरू हुआ था। अभी जो कॉरपोरेट इतना बढ़ गया है, वो कॉरपोरेट को फंडिंग जो है, जो बैंकों में रखे हुए पैसे से कॉरपोरेट को फंडिंग किया, सरकारों ने, कांग्रेस ने फंडिंग किया, अब बीजेपी फंडिंग कर रही, उस पैसे से फिर वो जमीनें खरीदते हैं, उस पैसे से प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और बाद में उस पैसे को माफ करवा लेते हैं। तो कॉरपोरेट जितना भी आगे बढ़ा है और ये जितना भी आगे बढ़ रहा है, चाहे वो रेलवे में जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो असल में कॉरपोरेट का पैसा नहीं है, वो असल में किसानों का पैसा है, मजदूरों का पैसा है। बैंक में जितना भी पैसा रखा हुआ है, किसानों को लोन नहीं दिया जा रहा, मजदूरों को लोन नहीं दिया जा रहा है, शिक्षा में जो गरीब तबका शिक्षा लेना चाहता है उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उद्योगपतियों को प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, कंपनी खरीदने के लिए, ठेके लेने के लिए, इस सबसे पैसा दिया जाता है। ये पैसा दोनों सरकारों ने प्रायोगिक तरीके से दिया है और इनके पास कोई पैसा नहीं था। ये लोग, सरकार जो है वो पैसा देती है इनको, फिर इनको साथ में प्रोजेक्ट भी देती है, वो प्रोजेक्ट पे एक काम करते हैं और उस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये पैसा डेवलप करते हैं। तो ये पैसा हमारा पैसा है, सबका, जनता का पैसा है, जिसके माध्यम से कॉर्पोरेट को डेवलप किया गया है। जी। तो इसमें जो है मैं एक दो और के साथ जोड़ूंगा। आज देखो क्या कहते हैं इसमें, तो इसमें मतलब जो आज का जो आंदोलन चला है, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? आज का जो भारत बंद था, जो 8 दिसंबर का कल का भारत बंद था, अभी इंडिया में तो सुबह हो गई है। जी जी जी। तो मैं तो कहूँगा कल का आंदोलन था जी। अभी अमेरिका के लिए आज का आंदोलन हो सकता है। जी 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 जी। तो मैं ये कहता हूँ कल का आंदोलन बहुत अच्छी तरह से जो मूल निवासी बहुजन मीडिया ने कवरेज किया। ये आंदोलन में सभी जगह कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर जो है गुजरात से डिब्रूगढ़ तक, सब जगह सोशल मीडिया पे मूल निवासी बहुजन मीडिया कवरेज कर रहा था और लगातार आंदोलनकारी ये कह रहे थे गोदी मीडिया वापस जाओ, गोदी मीडिया वापस जाओ, गोदी मीडिया शर्म करो, शर्म नहीं है तो डूब मरो। ये मैं नज़ारा मैं पहली बार देख रहा हूँ पूरे भारत के अंदर, जहाँ पर ब्राह्मणवादी मीडिया को, जो ब्राह्मणवादी मीडिया है, षड्यंत्रकारी मीडिया है, इसको टोटली बाइकाट किया। किसानों ने समझा, मजदूरों ने समझा, हमारे पढ़े लिखे नौजवान किसानों ने समझा, महिलाओं ने समझा। इस आंदोलन में बुजुर्ग शामिल थे, इस आंदोलन में विद्यार्थी शामिल थे, इस आंदोलन में महिलाएं शामिल थीं, इस आंदोलन में छोटे छोटे बच्चे थे। तो मूल निवासी बहुजन समाज 85% के अंदर जो है अभी जागृति का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है और उनको ये पता चल रहा है कि हमें किस तरह से गुलाम बनाया जा रहा है। और काफी हद तक नए लड़कों को अभी इस बार ये आंदोलन का खूबसूरती जो मैंने देखी है, वो खूबसूरती ये थी कि बच्चों को भी पता है कि किस मुद्दे में हमें बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ पर जो हमारी ताकत है, कहाँ पर हमारी कमजोरी है। सबसे बड़ी खूबसूरती के लोगों को जो दुखी तकलीफ में थे, जो एम्बुलेंस थी, जो कोई बीमार था, उसको जाने दिया गया, किसी की बारात थी उसको कोई बाधा नहीं पहुंचाई गई। शांतिपूर्ण आंदोलन भारत में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। 1942 में गांधी जी ने जब क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था तो नारा दिया था करो या मरो। तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। गांधी जी ने कहा था कि मतलब या तो पूरे सिस्टम को जलाओ, खत्म करो, करो या मरो का नारा ये था। लेकिन हमारे लोग ये बात जानते नहीं अभी तक।
लेकिन इस आंदोलन में किसानों ने बिल्कुल अपील की, बिल्कुल समझाया लोगों को कि हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें किसी का रास्ता नहीं रोकना है। कोई भी व्यक्ति अगर दुकान खोलना चाहता है तो खोले, हमें कोई तकलीफ नहीं, हमें अपना काम करते रहना है। ये इस आंदोलन की बहुत बड़ी खूबसूरती। वरना मनवादियों का जब भी आंदोलन होता है उसमें बड़े पैमाने पे हिंसा होती है। मैंने उनके सभी आंदोलन देखे हैं, उसमें बड़े पैमाने पे हिंसा होती है, कई लोग मारे जाते हैं, उसमें तलवारें चलती हैं, गोलियां चलती हैं, बम फूटते हैं। लेकिन इस आंदोलन में कहीं भी एक पटाखा भी नहीं फूटा। ये बहुत बड़ी खूबसूरती इस आंदोलन की थी। जी, तो ये तो दूसरी बात क्रेडिट, ये एक मीडिया, क्रेडिट तो किसानों को जाता है। किसान आंदोलन जो चल रहे हैं, दिल्ली में बैठे हैं बहुत सारे हमारे सिख भाई हैं, उनमें बहुत सारे तकरीबन तकरीबन तो इधर कर्नाटका से भी काफी है ना मदद मिल रही है, वो मतलब हेल्प मिली है। किसान चारों तरफ से आ रहे हैं किसान, तो खासकर हम किसानों को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये बिल्कुल से शांतिपूर्ण से जो लोगों ने मतलब जो आंदोलन चलाया है। और ये आंदोलन तब तक चलना चाहिए जब तक यहाँ पर ये अडानी पटानी जो है ये सड़क के ऊपर भीख मांगने आ जाए। नहीं तो ये फिर भीख का कटोरा सबके हाथ में देंगे, या इनके हाथ में कटोरा खुद ही इनके हाथ में पकड़ा दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये किसान अगर ये बैठ गए तो अभी आंदोलन पूरा ही करके हटेंगे, नहीं तो ये फिर बहुत बर्बादी की तरफ चल जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। मैं दूसरे को जोड़ देता हूँ साथ में जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका उमाशंकर जी। धन्यवाद सर आपका भी। थैंक यू। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय मूल। हमारे साथ में जुड़ने चाहते हैं ओम जी, मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड की, आपको जुड़ सकते हैं भाई साहब। जी भाई साहब सत श्री अकाल, स्वागत सत आपका श्री हमारे अकाल शो जी, मानव कैसे हैं? जी बढ़िया। बिल्कुल बताइए। क्या कहना चाहते हैं भाई साहब, आज से जो आंदोलन जो कल मतलब भारत के हिसाब से कल 8 तारीख को जो भी किसानों ने जो भारत बंद का आह्वान किया था, भारत बंद हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सही तरीके से हो पाया और क्या रिजल्ट आएगा इसका? ऐसा है, ये पहला भारत बंद होगा जिसको हम लोग ये कह सकते हैं महाबंद है। जी। और मैं आपको जयपुर सिटी का हाल बता देता हूं कि जयपुर सिटी के अंदर कल हमें किसी को भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि बंद करिए आप। जी। लोगों ने दिल से बंद किया, और किसानों ने भी, आम जनता ने भी, और सरदारों ने भी, मुसलमानों ने भी, ईसाइयों ने भी, सब ने मिलकर के इस बंद को बंद में भाग लिया। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जो प्राइवेट सेक्टर में थे वो भी सर्विस पे नहीं गए, और उन लोगों ने, और कई तो सर्विसमैन ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा इस भारत बंद में भाग लेने के लिए डिपार्टमेंट को इस भारत बंद में भाग लेने के लिए डिपार्टमेंट को बाकायदा अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेटर, वो एप्लीकेशन दी है। कई कर्मचारियों ने दिए कि साहब आपको जो कार्रवाई करनी है जो कर लें, लेकिन हम इस भारत बंद में आपसे प्रार्थना पत्र देकर के अवकाश के लिए आपको छुट्टी मांगते हैं। हो सकता है उनको छुट्टी नहीं दी हो, तो लेकिन उन्होंने फिर भी जैसे कैजुअल लीव लेकर के वो लोग नहीं गए और उसमें भारत बंद में शामिल रहे। और मैंने पहली बार ऐसा भी ये भी देखा है कि भारत बंद के अंदर कोई भी ऐसा घटना या अप्रिय घटना नहीं घटी। जिन लोगों ने पिछले भारत बंद में या जो 2 अप्रैल का जो 2018 का SC/ST का जो आंदोलन था, उस आंदोलन में भाग नहीं लिया या फिर उन्होंने जानबूझ करके दुकानें खोली या जो भी किया, उन लोगों ने भी अब की बार भारत बंद किया। तो हम लोगों ने उनसे जानने की कोशिश की कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, कि आपने पहले तो नहीं किया करें कि साहब देखिए हम पहले इस बात को नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब इस बात को समझ गए हैं कि संवैधानिक रूप से सबका हक और अधिकार होना चाहिए, और सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संवैधानिक रूप से सरकार व शासन सत्ता और सरकारी व गैर सरकारी सभी संस्थाओं प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और किसान आंदोलन इसका पहला ये ऐसा बड़ा आंदोलन माना जाएगा जिसमें लोगों ने ये कहा कि अब तो कुछ भी हो, सभी वर्गों के लिए होना चाहिए और किसानों की समस्या सबसे पहले हल होनी चाहिए। तो कल का भारत बंद देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि भारत बंद कैसा होता है, लोगों की भावना संविधान के प्रति निष्ठा कैसी होती है। इस निष्ठा को देखने के लिए हम लोग देश आजाद होने के बाद और संविधान लागू होने के बाद हम लोग तरस गए थे। अब की बार लोगों ने हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई होकर के नहीं, भारत का नागरिक होकर के उन्होंने आंदोलन किया है, और भारत का नागरिक होने के नाते उन्होंने ये भारत बंद किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं सभी लोगों से। और दूसरी बात ये और कहना चाहता हूं, मैंने बहुत पहली बार देखा है कि किसी देश के आंतरिक मामलों के अंदर
अन्य देशों के नागरिकों ने भाग लिया, जैसे कि अमेरिका है, इंग्लैंड है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जापान में भी ये देखा गया है। तो ये पहली बार देखा है कि मैंने लोगों ने किसानों के आंदोलन को और भारत की आंतरिक जो आम जनता है उनके दर्द को समझ करके उन लोगों ने भी आंदोलन किए और उन्होंने भी रैलियां निकाली। उन्होंने भी लोगों से आह्वान किया कि भाई आप लोग आज का भारत बंद के समर्थन में आप लोग भी आप रैलियां निकाल सकते हैं। लोगों ने व्यक्तिगत रूप से इस बात की जिम्मेदारी ली है कि संविधान को जिंदा रहना चाहिए और मनुस्मृति का राज जो कि इनडायरेक्ट वे में इन्होंने लागू कर रखा है वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संविधान में सभी धर्मों के लोगों को धार्मिक सुरक्षा का, आंतरिक सुरक्षा का, शिक्षा का और रोजगार का स्वतंत्रता दी है। वो मनुस्मृति में नहीं है, उसमें बड़ा ऊंच नीच भेदभाव की भावना है। उसमें तो क्लियर कट आर्टिकल 13 का उल्लंघन है। उस आर्टिकल 13 के उल्लंघन के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि लोगों ने जो अब की बार दिखाया है वो जज्बा मैंने पहले कभी नहीं देखा और मैं चाहता हूं कि जज्बा अभी ईवीएम का मुद्दा भी इसमें साथ साथ ही इंक्लूड हो रहा है और एनआरसी और सीएए का और एनपीआर का मुद्दा भी इंक्लूड हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ये तीनों कानून जैसे एनआरपी है, एनपीआर है, एनआरसी है, सीएए है और ईवीएम है और किसान आंदोलन के विरुद्ध जो बिल लेकर के आए हैं वो है। एक एक्ट और है जिसके तहत ये अंबानी, अडानी और व्यापारी जो कर रहे हैं ना, उस एक्ट का नाम है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट, विशेष विनिधान अधिनियम। इसको इन्होंने सबसे पहले लागू किया है गुजरात गवर्नमेंट ने 2009 में और 2009 में वहां पर लागू करने के बाद इन्होंने इसको लागू किया फिर राजस्थान में 2016-17 में और फिर इसको लागू किया इन्होंने महाराष्ट्र में और कई स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर चुपचाप लागू कर दिया गया, उसकी पेपर में खबर तक नहीं है। उसी स्पेशल विनिधान अधिनियम का नतीजा है कि लोगों की जमीनों, ये जो किसान बिल है ये उसी के अनुसरण में लाया गया है, क्योंकि उस एक्ट को अगर डायरेक्ट लागू करते हैं तो इनकी पोल खुलती है, लोगों को पता चल जाता है। लेकिन ये किसान विरोधी बिल जो आया है ये वैसे ही है जैसे सीएए और एनआरसी के लागू करने के लिए एनपीआर लेकर के आए हैं। एनपीआर को लागू करने से सीए और एनआरसी की मंशा पूरी हो जाती है, ठीक वैसे ही इन्होंने स्पेशल विनिधान अधिनियम को लागू करने में जो कि किसानों के विरुद्ध पूरा है, एकदम परफेक्ट रूप से पूरा है, मतलब वो विरोधी है, तो उस अधिनियम को लागू करने के लिए इन्होंने किसान विरोधी बिल जो 3 इन्होंने पास किया अभी लॉकडाउन में, वो लॉकडाउन में ही उन्हीं उसी बिल का नतीजा है कि ये उस जो स्पेशल विनिधान अधिनियम है एसआईआर एक्ट उसकी तरफ ये बढ़ेंगे अब। लेकिन किसानों का इतना बड़ा बोलिए आप बोलिए। ये तो आपने ये अपने पहली बार देखा होगा दुनिया के अंदर है कि जो दुश्मन मारते हैं दुश्मन को, मतलब दुश्मन मार रहे, मतलब जैसे जो पुलिस वाले मार रहे थे सिखों को, मतलब उनको फिर रोटी खिला रहे हैं। ये सिखों का आंदोलन देखिए, मतलब किसानों का आंदोलन कितना मतलब महान है कि जो लोग गोलियां मार रहे हैं, जो लोग पानी की बौछार कर रहे हैं, जो लोग उनको परेशान कर रहे हैं, फिर भी उनको रोटी खिला रहे हैं। बड़ा सड़कों पर देख रहे हैं आप, वीडियो देखिए, बहुत सारे देखिए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं आपको एक वर्ड बताता हूं, अन्नदाता। जो अन्नदाता शब्द आया है वो अब तक हमारे को किताबों में, धार्मिक ग्रंथों में भगवान को पढ़ाया गया, अन्नदाता भगवान है। हमने तो जीते जागते भगवानों को अब की बार देख लिया कि भगवान ये है जो अपने विरोधी को, उनको मारने वाले को, उन पर पानी डालने वाले को, उन पर गोली चलाने वाले को, उन पर आंसू गैस छोड़ने वाले आदमी को बैठ करके खाना खिला रहे हैं कि लो जी खाओ। तो देखो ये एक महानता है। किसान वाकई महान है। इतनी रात गए, बिजली नहीं रहती, इतना जैसे करके वो किसान धान उगाता है, अन्न उगाता है, उसके बाद वो औने पौने दाम में बेच देता है और बीच के बिचौलिए इतना मोटा पैसा खाते हैं, तब जाकर के वो किसी पब्लिक के पास पहुंच पाता है। मैं तो ये कहता हूं कि जो जैसे कि मैं बता रहा हूं कि मेरे बच्चे का बाप मैं हूं, तो मेरे बच्चे का नामकरण संस्कार जो भी करना है मेरे को करना है, तो उस बच्चे को किस साइड भेजना है ये मेरा काम है। उसी प्रकार किसान को भी पूरा राइट होना चाहिए कि उन्होंने अन्न उगाया है तो उस अन्न की कीमत वो क्या डिसाइड करें, उसकी लागत भी निकले, उसको बेनिफिट भी और उसके बच्चे भी पले, तो ये होना चाहिए। ये तो उनका हक और अधिकार ही छीन रहे हैं, उनकी लागत ही छीन रहे हैं। यहां तक कि किसान विरोधी बिल के अंदर 3 बातें बड़ी खतरनाक है। पहली बात तो यह है कि इनको जो ये अपना अन्न है ये सिर्फ जो व्यापारी हैं उनको ही बेच सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है कि उनकी कीमत व्यापारी तय करेगा। तीसरी चीज, यदि किसान को किसी वजह से घाटा लगता है या उसकी फसल नुकसान होता है तो उसका कुछ नहीं मिलेगा किसान को, उसका व्यापारी जिम्मेदार नहीं है।
है ना। और तीसरी जी चीज ये है कि किसान प्राइवेटली किसी को नहीं बेच सकता। चौथी चीज ये है कि किसान प्राइवेटली किसी को नहीं बेच सकता। और इसी ये अब ये चारों चीजें ही किसान के तो बिल्कुल पक्ष में नहीं है ना। जो जी जी पैदा करेगा वो उसका बाप नहीं है, वो उसको पाल नहीं सकता अपने हिसाब से, वो अपने हिसाब से उसको कहीं भेज नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से अन्नदाता के लिए है कि वो उसको उगा तो सकता है, अपने पैसे से उगाएगा, अपना खाद बीज लगाएगा, अपने जमा पूंजी लगा करके खेतों में अपना बीज बोएगा, और बीज बोने के बाद वो उसकी कीमत तय नहीं कर सकता। ये कहाँ का ये कहाँ का कानून आ गया भाई। ये तो बिल्कुल ही संविधान के विरुद्ध है। बिल्कुल ही किसी आदमी का जीने का अधिकार ही छीन रहे हैं लोग तो। जी जी जी। तो और एक तो मिट्टन कुमार कुमार हम्म लिखते हैं हमारे इसमें, जय भीम सर, जय भीम। तो इन्होंने ग्रुप के मिट्टन कुमार जी ने सभी ग्रुपों में शेयर करने का अपील भी किया। और मिट्टन कुमार जी हम्म आपका धन्यवाद स्पेशल आपका। तो ये इसमें जो बता रहे हैं कि हम्म जो मैंने अब जो आर्टिकल पढ़ा महावीर प्रसाद का, इसमें बताते हैं कि इन्होंने हम्म जो है अडानी जो है इन्होंने जमीन खरीद यहाँ पर जो है पानीपत के पास पास में ही, क्योंकि वो आर्टिसन हम्म में भी रहा बंदा, जो आरएसएस में भी रहा, उन्होंने लिखा एक्स जो मेंबर आरएसएस का है वो, उसने ऐसा लिखा है कि हम्म इसमें जमीन की जो है 100 एकड़ पता नहीं कितना 800 बीघा जमीन है, वो जो अडानी ने पहले से इन्होंने प्लान किया है, उसको अगर ये हम्म मतलब खरीद ले, अगर ये बिल पास मतलब ये पास हो गया बिल्कुल, तो ये किसान हम्म मतलब पूरा भारतीय 8,000 मतलब 1,000 साल तक गुलाम बन जाएगा। अगर ये बिल ना हम्म पास हुए मतलब अगर पास हुए तो ये 2 बंदे आत्महत्या करेंगे, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? हम्म। देखो जी, व्यापारी कभी भी आत्महत्या नहीं, इतना बड़ा ये व्यापारी नहीं है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर है। और कॉर्पोरेट सेक्टर के पास इतनी जमीन जरूर होती है, इतना जरूर होता है कि वो आदमी अपना जीवन जी ले। तो आत्महत्या करने वाली बात तो मैं तब तक नहीं मान सकता जब तक कि उस आदमी को इस किसान विरोधी बिल पास कराने के आपराधिक षड्यंत्र के तहत जब तक इनको गिरफ्तार न किया जाए। और जी गिरफ्तार तब होंगे जब ये व्यवस्था बदलेगी। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने किसान विरोधी बिल जानबूझ करके सरकार को अपने दबाव में लेकर के पास करवाया है। और लॉकडाउन इसी, मुझे तो लगता है लॉकडाउन भी ये मान सकते हैं कि लॉकडाउन भी इसी का एक पार्ट लगता है। क्योंकि जहां तक लॉकडाउन का मामला है, लॉकडाउन में सारे ऐसे गलत कानून पास हुए। हाँ लॉकडाउन के अंदर इनके लोग आराम से घूमते रहते हैं, आम जनता नहीं घूम सकती, आम जनता को पीटा गया। तो जो जो पुलिस जिसने मारपीट की है, मुझे तो लगता है कि वो पुलिस वाले भी पुलिस वाले नहीं थे, मेरे ख्याल से पुलिस की वर्दी में दूसरे ही गुंडे थे। जी मुझे नहीं लगता कि वो क्योंकि पुलिस वाले इतने ब्रूटली किसी को नहीं मार सकते ओपनली, है ना। तो और आज तक मैंने किसी पुलिस वाले को ब्रूटली इस तरह के मारते हुए नहीं देखा। और हो सकता है कोई एक दो अपवाद हो, दो चार अपवाद हो सकता है 10-5 हो, लेकिन ब्रूटली हजारों की तादाद में इस तरह की घटनाएं घटे पूरे देश के अंदर, सारे पुलिस वाले एक ही नेचर के हो जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। उन पुलिस वालों के अंदर उनके घर परिवार के लोग भी होते हैं, और आम जनता में से भी होते हैं। और वो भी जानते हैं कि वो भी पुलिस वाले जो निचले स्तर पे जो सिपाही भर्ती होता है, कांस्टेबल भर्ती होता है या हेड कांस्टेबल भर्ती होता है, वो कोई बहुत बड़े कोई टाटा बिरला का बेटा थोड़ी ना होता है। वो भी गरीब परिवार से आता है, तो वो ब्रूटली क्यों मारेगा? वो नहीं मार सकता है। ये गुंडे हैं, बदमाश हैं, जिन लोगों ने पुलिस की वर्दी पहन करके या जो भी जो फोर्स की वर्दी पहन करके ऐसी हरकतें की होगी, इन लोगों की फोटो और जो उनके दूसरे जगहों से अगर इनकी टैली की जाए और ढंग से इसकी जांच की जाए, तो बहुत सारे गुंडे बदमाश ऐसे भी निकलेंगे जिनको उसी दौरान पैरोल पर छुड़ाया गया होगा। समझ रहे मेरी बात? जी पैरोल पर छुड़ाया जी गया जी होगा जी और इसी आपराधिक षड्यंत्र के तहत ये अपराध करवाने के लिए छुड़वाया गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। एक बार अगर इसके ढंग से जांच हो। लेकिन क्या है, ईडी सीबीआई वगैरह कोई सब कुछ क्या है कि आज की डेट में गवर्नमेंट के कब्जे में है। उनमें जो अधिकारी बैठे हैं वो भी उनके ही बैठे हुए हैं, और वो उनके हिसाब से ही करते हैं। ये सब अडानी जी अंबानी वगैरह सब इनकी पार्टी शार्टियों में जाते रहते हैं लोग, और इनसे मिले हुए हैं। इसीलिए अगर कोई निष्पक्ष अधिकारी कोई काम करना भी चाहे, तो उस आदमी को कैसे न किसी किसी न किसी उसमें मामले में फंसा करके, कोई प्रशासनिक मामले में या कोई अनियमितता के मामले में फंसा करके उसको चुप करा दिया जाता है। मेरा तो कहना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि किसानों के विरुद्ध जो पहली शर्त इन्होंने लगाई है कि आप जो किसान है वो सरकार को क्या नाम है, उस व्यापारी को ही बेचेंगे, व्यापारी से आप टाई अप करेंगे, बिल्कुल असंवैधानिक है। हम टाई अप किसी से भी करें, किसी को बेचें, ये हमारी 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 जमीन से पैदा की हुई हमारा अन्न किसी को बेचें। दूसरी ये है कि उसका जो नुकसान होगा, अगर बाई दी उसके कोई अकाल पड़ जाता है, उसका खाद बीज खराब हो जाता है, उसको अगर उसकी उपज ढंग से नहीं मिलती है, जो नुकसान होता है, उस नुकसान की जी उसको कोई भरपाई नहीं होगी। तीसरी चीज यह है कि यदि उसका
उसका बीज उस यहाँ एक शर्त और है इसके अंदर। इस शर्त में ये भी है कि अगर आपका अनाज सही अच्छी ग्रेड का नहीं हुआ तो हो सकता है खरीदा ना खरीदे, वो व्यापारी खरीदे या ना खरीदे, है ना। तो व्यापारी खरीदे या ना खरीदे इसका मतलब यह है कि वो औने पाने दाम में उसको बेचना पड़ सकता है। वो इतना बड़ा जो अनाज है, इतना लाखों टन में जो अनाज पैदा होता है उसको बेचारे किसान कहाँ रखेगा, उसके पास कहाँ है इतना स्टोरेज का साधन। और अडानी ने जो ये स्टोरेज बनाया है, अभी जैसे महावीर ने कहा है, महावीर वही व्यक्ति है जिसने वो जो 2 अप्रैल के जो आंदोलन के बाद जो एक्टिव हुआ था और उसने इनकी पोल खोली थी कि भाई ये बीजेपी आईटी सेल का आदमी है, बीजेपी आईटी सेल का आदमी रहा है, आरएसएस का आदमी रहा है, इसको कई बार मारने की, जान से मारने की धमकी मिली, राजस्थान का रहने वाला है ये, और इसने इसके घर पे भी हमले हुए, इसके बाप को मारने की, इसके परिवार को मारने की धमकियां दी गई। और कई लोगों ने गांव वालों ने या कॉलोनी वाले, कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि गांव वालों ने, कॉलोनी वाले, कुछ असामाजिक तत्वों ने भी इसको धमकी दी। तो महावीर ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई, ऐसे हिम्मत दिखानी पड़ेगी। आज की डेट में आप सोचिए कि अगर आप सही होते हुए भी डरते हो तो सोचिए जो गलती करने वाला है, जो बदमाश है, जो कि कानून तोड़ रहा है, वो कितना डरता होगा। इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। हम सबको इसका विरोध करना चाहिए और विरोध सही ढंग से करना चाहिए, संवैधानिक तरीके से करना चाहिए। और इसमें कई पुलिस अधिकारी या कई ऐसे आईएएस अधिकारी हो सकते हैं जो इनसे मिले हुए हों, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का संवैधानिक तरीके से कई तरीके हैं। आप उनको अगर आप वकील कौम को साथ लें, एक तो क्या है, हमारे वकील कौम जो है वो साथ आती है लेकिन उसके साथ कई समस्याएं हैं। एक तो क्या है कि जो वकील आते हैं, जो आंदोलन में समझ करके आते हैं, उनके पास ज्यादा साधन नहीं है। जिनके पास बहुत ज्यादा साधन है, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, उनको तो लेना देना कुछ है नहीं, है ना। और हो सकता है उनमें से कोई समर्थन करता हो तो अच्छी बात है, लेकिन वकीलों को साथ लेना चाहिए। एक वकीलों की विंग खड़ी होनी चाहिए, जैसे किसान आंदोलन है, जैसे बामसेफ के पास इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन है, सभी के पास एक लीगल विंग होनी चाहिए। यदि अगर लीगल विंग नहीं है तो बामसेफ की जो इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन है उससे जुड़ना चाहिए। ये बहुत बड़ी एसोसिएशन है, बहुत अच्छी एसोसिएशन है। ये संविधान के अनुसार ही काम करेगी, समाज का ही काम करेगी, समाज के हक और हित में काम करेगी। तो वकीलों को इसके साथ जुड़ना चाहिए, मेरा कहना यह है। और किसी भी सेटअप को तैयार करने से पहले लीगल विंग को मजबूत करना चाहिए, ताकि हो सकता है आंदोलन के अंदर कोई अप्रिय घटनाएं घटती है तो कई बार क्या लोगों को, बेगुनाहों को फंसा दिया जाता है, तो उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए लीगल विंग भी होनी चाहिए। तो लीगल विंग का भी बहुत बड़ा रोल रहता है अदालतों में लड़ने के लिए, क्योंकि बेवजह पकड़े गए लोगों के इतने पैसे लगे अदालतों में मुकदमे लड़ने के लिए, पहले ही गरीब है वो बेचारा कहाँ जाके मुकदमे लड़ने लगेगा, वो अपनी जान बचा के भाग जाएगा, तो फिर ऐसे आंदोलन असफल हो जाते हैं। लेकिन किसान आंदोलन का मैंने देखा है कि सिख, ईसाई, जो भी SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने जम करके साथ दिया है, और अन्य वर्गों ने भी साथ दिया है। जो लोग संविधान के पक्ष में हैं उन लोगों ने साथ दिया है। बस सिर्फ उन लोगों को छोड़ करके जो लोग संविधान के विरुद्ध हैं, जो मनुवाद पर चलते हैं, उन लोगों को छोड़ करके बाकी सबने समर्थन किया है। प्लस क्या है, आईटी सेल जो बने हुए फर्जी आईटी सेल है, वो सिर्फ इसीलिए है कि फालतू का बूम फैलाने के लिए, गलत हवा फैलाने के लिए, संविधान के विरुद्ध हवा फैलाने के लिए, सही बोलने वाले को डिमोरलाइज करने के लिए बने हुए हैं। और वो सब पेड आईटी सेल हैं। अपने को डरने की जरूरत नहीं होती। कई बार देखा होगा आपने, किसी आईडी के अंदर बीच में कुछ भी कोई डाटा नहीं लिखा होता, उनका कोई परिचय वगैरह, कोई फोन नंबर वगैरह कुछ नहीं होता, कहाँ के रहने वाले, क्या होता है, उनकी फोटो वगैरह, फैमिली का फोटो कुछ नहीं होता है। वो सब फर्जी आईटी सेल की फर्जी आइडिया हैं, जिनके जरिए ऐसे उन्मादी भाषण दिए जाते हैं, उन्मादी मैसेज किए जाते हैं। इसीलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो सामने नहीं आ सकते हैं। जी सर। मेरी रिक्वेस्ट है, तो जो आपने वकीलों की बात बताई ना, हमने कहा था कि 500 वकीलों की टीम ऐसी तैयार की जाए, जैसे बलात्कार होते हैं वो भारत के अंदर कहीं भी, मतलब किसी भी कोने बलात्कार हो रहे हैं, इनके जो वहां के ST, जो DSP SP हैं, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। भाई आपने इसमें ऐसा, आपके इलाके में ऐसा क्यों हुआ? अगर 500 वकील ऐसा जत्था बना लेते हैं, पूरे टीम बना लेते हैं कोई, तो पूरे भारत में तो भाई बलात्कार कहीं नहीं होंगे, क्योंकि उनको डर रहेगा भाई हमारे पर कार्रवाई होगी, या तो उनको जैसा भी, मतलब तो ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो पाएगा तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि कोई भी बलात्कार नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पुलिस की निकम्मी है, तभी हो पाता है ऐसा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मेरा कहना यह है कि इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन इस काम को संभाल रही है। वकीलों को अधिक से अधिक से जुड़ना चाहिए। किसान आंदोलन को भी जो भी कानूनी जो मदद है, वो कानूनी मदद करने को तैयार है, हम कर भी रहे हैं। और ये, क्योंकि ये इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं अपन ILPA, ILPA,
ये बामसेफ का ऑफशूट विंग है संवैधानिक विषयों में लड़ाई लड़ने के लिए। ये बहुत अच्छा जी एसोसिएशन है, इनमें सबको जुड़ना चाहिए। और जितने जी भी किसान आंदोलन में जो भी मुकदमे होंगे, कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी, हम फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे हम लोग। हम लोग कहते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे वकीलों ने आपस में बैठ के बातचीत की। फेसबुक पे आपने देखा होगा, SC ST OBC और माइनॉरिटी के वकीलों ने स्पष्ट कह दिया है, भाई हम लोग तो स्पष्ट रूप से लड़ेंगे, किसान आंदोलन के पक्ष में जाएंगे हम लोग, स्पष्ट रूप से नहीं, कह वो दिया तो हम लोग। ठीक है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि जहाँ जिस इलाके में बलात्कार होते हैं उसका जो DSP SP जो हम्म भी है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता वकील? तो कार्रवाई कर सकते हैं, करवा सकते हैं ना, इसमें नोटिस भिजवा सकते हैं। क्योंकि अगर उनकी उनके अगर वो सुधर जाए तो कौन सा किसकी हिम्मत हम्म पड़ेगी बलात्कार करने की उस इलाके में? तो मैं लास्ट में अच्छा। सवाल करना चाहता हूँ आपसे, जैसे मेरा लास्ट में सवाल ये है कि जो षड्यंत्र चल रहा है इसके 5000 साल से भारत के अंदर, ये इसका हर एक जो हम्म षड्यंत्र होता है उसके पीछे मनवाद का हाथ होता है। तो ये हम्म ब्राह्मणवाद कहते हैं जिसको, आज को हिंदुत्व कहते हैं आज की डेट में। तो कहीं के हम्म बिलों के पीछे, जो NRC के पीछे, ये सबका सबके पीछे RSS का हाथ तो नहीं कहीं है? देखिए, ऐसा है, किसका क्या हाथ है ये सबको पता है, आप भी जी जानते हैं, और पब्लिक को पता है अच्छी तरह। पब्लिक को बार बार बताने की जरूरत भी नहीं है अपने को। ये सबका किसका किसका कैसे कैसे हाथ है ये सबको पता है। हमें संवैधानिक विषयों पर हम वकीलों को लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अ, कई खबरें ऐसी होती है जो सोशल मीडिया के जरिए पता लगती है, आपको टीवी चैनल्स पर नहीं आएगी, क्योंकि टीवी चैनल जी का क्या हाल हो गया आपको पता है अच्छी तरह, है ना। तो जी इसीलिए मेरा कहना यह है कि जो वकील लड़ रहे हैं, उन वकीलों की जो होते हैं SC ST OBC और माइनॉरिटी के बच्चों की हत्या हो जाती है, उनके बलात्कार होते हैं, उनके घर जला दिए जाते हैं, उन पर अत्याचार होते हैं, उनके लिए बाकायदा लड़ाई लड़ी जा रही है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं लड़ रहे। वकील जहां उनको मौका मिल रहा है, जहां वो समझ रहे हैं, जहां इंसानियत को बरकरार रखना चाहते हैं, वहां पर वकील लड़ रहे हैं। वो चाहे ILPA का सदस्य हो या नहीं हो, इंसान का सदस्य है, वो संविधान का सदस्य है, संविधान को मानने वाला है, इंसानियत को मानने वाला है, और इंसानियत को मानने वाला, संविधान को मानने वाला, चाहे ILPA का सदस्य हो चाहे ना हो, वो संविधान के रक्षार्थ, आम जनता के रक्षार्थ लड़ाई लड़ रहा है। उन सबको हमारी तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और उन सबको मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ILPA से भी उनको जुड़ना चाहिए। चाहे तो उनके संगठन में कोई अगर कोई व्यक्ति है, तो हम, अगर वो भी काम कर रहे हैं, तो हम उनसे भी जुड़ने को तैयार हैं। और जी जैसे बामसेव का बहुजन क्रांति मोर्चा है, बहुजन क्रांति मोर्चा ने यही कहा था, सभी संगठनों को आने के लिए मेरा निमंत्रण है, क्योंकि बहुजन क्रांति मोर्चा कोई संगठन नहीं है, ये सभी संगठनों का प्लेटफॉर्म है। SC ST OBC और माइनॉरिटी के संगठनों का प्लेटफॉर्म है। और प्लस किसान जो हैं, चाहे कोई भी हो, किसान किसान है, वो अन्नदाता है, वो गरीब की श्रेणी में आता है या चाहे किसी भी श्रेणी में आता है, वो किसान है। किसान की लड़ाई हम सबको लड़नी चाहिए, इंसानियत की जी लड़ाई लड़नी चाहिए, संविधान के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, ये मेरा कहना है। जी लास्ट में क्या कहना चाहते हो देशवासियों को और किसानों को? क्या कहना चाहते हो, मतलब जो किसान आंदोलन चला रहे हैं पूरे पूरे भारतवासियों को, जो भारतीय वारिस हैं, भारत हम्म के जो मूल निवासी जिनको कहते हैं, वारिस जो है, मतलब भारत के असली वारिस, नकली वारिस तो खैर ये बने आजकल मनवादी, तो उनको तो कुछ क्या कहना हम्म है। लेकिन अपने जो भारत के मूल निवासी वारिस, जो भारत के आने वाले वक्त में जो राजा महाराजा होंगे, उनको क्या कहना चाहते हैं आप? हम्म। देखिए, मैं भारत के किसानों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, उन्होंने अब की बार जो जज्बा दिखाया, हाँ उन्होंने किसी जातिगत रूप से नहीं दिखाया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम संविधान के तहत भारत के जन्मजात नागरिक हैं, जी और जन्मजात नागरिक को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता, पहली चीज। जी दूसरी बात, किसानों ने जो आंदोलन किया है, ये आंदोलन EVM, NRC, CAA और NPR के बाद आया है। और ये दर्द जो है NPR, CAA और NRC और EVM का, ये दर्द ही ये किसान बिल है। और इस किसान बिल के दर्द को इन्होंने झंझोड़ के रख दिया। तो किसानों ने जो किया है बहुत अच्छे से किया है, अच्छा किया है। किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसानों के बेटे जो आर्मी में है, फौज में है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उन लोगों ने बहुत अच्छा किया। विशेष तौर से मैं उन नागरिकों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो देश के बाहर हैं, और बाहर से भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है किसान आंदोलन को। उन सभी नागरिकों का, जो हमारे जैसे कई देशों से, यूरोपियन कंट्री से, एशियन कंट्री से भी है, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और भारत जी देश की तरफ से उन सब का धन्यवाद देते हैं हम लोग, जिन्होंने ये काम, इसको सपोर्ट किया है। जी शुक्रिया बहुत जुड़ने के लिए आपका, और उम्मीद करते हैं आप थैंक यू। बिल्कुल सच्चाई की आवाज उठाते रहेंगे। थैंक यू आपका, सत श्री अकाल।
तो साथियों आप हमारे साथ में भाई साहब जुड़े थे, ये जैसे मेरे ख्याल से राजस्थान से थे, आज मैंने मतलब बताया जयपुर से, और इनका भी स्पेशल धन्यवाद। और जो पहले से पहले उमा शंकर जुड़े थे, तो हम बताना चाहते हैं कि जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें ये ही बदलाव करके करेगा भारत में, जो मनवादियों की सरकार को ध्वस्त करेगा। और ये जो खालसा राज जो अभी अगर देखते हैं कि जब जिस दिन सिखों का राज भारत के अंदर होगा तो उस दिन कैसे हालात होंगे, अभी देख रहे हैं आप, देखे इसमें देखा आपने कि जो लोग लाठी मार रहे थे, जो लोग उनके ऊपर पानी छिड़का रहे थे, उनको भी खाना खिला रहे हैं। अरे सिखों के दिल को, किसानों के दिल तो कितने तगड़े हैं, कितने मतलब इतने महान लोगों का दिल है सिखों का। और जो इसमें खास करके जो जो इनके पीछे जो है, जो ऐसा कर रहे हैं उसके पीछे गुरु नानक साहब की शिक्षा है, देख देख फतेह कहते हैं नहीं है। तो देख देख फतेह का मतलब ये है कि देख का मतलब रोटी खिलाना, और तेग का मतलब तलवार से जुल्म का सामना करना। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था इसमें कि जो खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। अभी उनको पता है किसानों को भी, ये पूरे भारत के अंदर जो फैलने वाला सिस्टम है इसको कैसे खत्म करना है। तो इसको इनको पूरा टक्कर देने के लिए किसान आगे हैं। तो मैं जो हमारे महावीर ने लिखा है कि अगर अगर इसमें जो है किसान अगर इसमें बिल में हार गए तो पूरा भारत हजारों सालों के लिए गुलाम बन जाएगा। अगर किसान इसमें जीत गए तो मनुवाद हम अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। 2 आदमी की बात करें, 2 आदमी आत्महत्या करेंगे, 2 आदमी नहीं, मनुवाद का ही समाप्त हो जाएगा। इतनी जल्दी ये खत्म करने वाला बिल, कितना खत्म होने वाला बिल नहीं है ये, क्योंकि इसके पीछे मनुवाद पूरा खड़ा है। 125 साल का मनुवाद पीछे इसका खड़ा है। तो मनुवाद की समाप्ति ही भारत की सुख शांति है। तो मनुवाद को खत्म करने के लिए बिलों को खत्म करना पड़ेगा। और मनुवाद अगर यहाँ भारत से मिट जाता है तो बिल्कुल ऐसा होगा कि भारत में शांति आएगी। और जो सिखों का राज की जलवा देख लिया आपने कि ये सिख जो है एक मतलब जो भारत के असली नागरिक, जो मतलब पूरे भारत के जो मूल निवासी है, जिनको सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैन, और जैन तो मेरे ख्याल से हो सकता है शायद हो, लेकिन इसमें ST SC OBC की जो भारतीय असली भारत के वारिस हैं, असली भारत के यही वारिस हैं, बाकी तो नकली हैं। तो ये सभी के सभी अगर आंदोलन में सिखों का साथ दे दें या मतलब किसानों का साथ दे दें, तो एक दिन भारत के अंदर एक राज ऐसा होगा, जिस दिन बहुत बढ़िया मतलब राज ऐसा होगा, जिस दिन भारत के अंदर जो संत रविदास जी का सपना है, बेगमपुरा राज कहते हैं जिसको, वो बेगमपुरा राज कहाँ कहते हैं उसको, जो जहाँ पर खुशियां खुशियां को गम ना हो। बेगम का मतलब होता है बेगम, जहाँ कहीं गम ना हो, ऐसा राज कायम करेंगे। सिख तो देख ले आप लोगों ने कि जिनको जो मार रहे हैं उनको भी रोटी खिला रहे हैं, और जो आ रहे हैं तो उनको भी रोटी खिला रहे हैं। तो कितना उनका अन्नदाता है, वाकई में ये अन्नदाता है। तो याद रखिए, आवाज सो मानवता उठाते रहेंगे सबकी आवाज। बस याद रखिए, अगर किसानों का साथ दे दिया तो किसान जो है पूरे भारत को इस मनुवाद के कैद से आजाद करा सकते हैं। अगर किसान हार जाते हैं तो इस समझ लेना कि किसानों की हार नहीं है, पूरे भारत की हार है, पूरे भारतवासियों की हार है, पूरे भारत के वारिसों की हार है। और नकली मनुवादियों की जीत हो जाएगी। तो नकली मनुवादी फिर क्या करेंगे, आप समझदार है कि गोबर और सूसू जो खाते पीते हैं वही सबको खिलाएंगे। फिर उनको जो है अगर ये हार जाते हैं, मनुवाद हार जाता है, तो उनके लिए तबेला खोलेंगे अलग से ही, जाए खाएं पिए मौज मारे। और जिनका पसंदीदा जो चीज गोबर है इनका, और जो सूसू है गाय का, उसको पिए खाएं जो मर्जी करें, क्योंकि ये इनके खुद ही उसको लाइक करते हैं। तो हम तो कुछ नहीं कहते हैं कि वो उसको लाइक करते हैं तो खाए पिए, हम तो मना भी नहीं कर सकते उनको, हम तो कहते भी आप खाएं और आप पिए मौज मारो। लेकिन किसान, मैं पूरे भारत के लोगों को अपील करता हूँ कि किसानों का साथ दें। और आप किसानों का साथ नहीं, अपने बच्चों को भविष्य सुधारें और इसको आंदोलन को सफल बनाएं। और ये भारत के जो जड़ में बैठा मनुवाद, इसको हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंका जाए, तभी शांति होगी। थैंक यू सबका। और उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी सच्चाई का साथ देंगे, ईमानदारी का साथ देंगे। और दीपू लिख दिया जय मूलवासी। और ऊपर लिखते हैं भाई साहब ये थैंक यू सबका जिन्होंने कमेंट किए। और उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी सच्चाई का साथ देंगे, ईमानदारी का साथ देंगे। और बस याद रखे, इस खास करके महावीर जी का धन्यवाद, जिन्होंने महावीर प्रसाद जी का जिन्होंने आर्टिकल लिखा। शुक्रिया सबका, थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।